हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से अभी तक अपने आप को जागरूक कर ही लिया होगा कि फिलहाल अगर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कैलकुलेट करने की बात करें, यानी कि अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने की या उस पर कोई इफेक्टिव कैलकुलेशन लाने की बात करें, तो फिलहाल जो बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है उसको आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में आपने अलग अलग प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से अपने आप को जागरूक कर भी लिया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अरेंजमेंट को सेंट्रल कैबिनेट की ओर से क्या है, ऑफिशियली परमिशन दी गई है। अब होगा क्या कि आने वाली परीक्षाओं में जिन लोगों को मेंस वाले एग्जामिनेशन के थ्रू जाना है, तो वहाँ जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो अरेंजमेंट है, इस पर आपको थोड़ा लिखना पड़ जाएगा। या मान लीजिए कुछ विद्यार्थीगण ऐसे भी रहेंगे इस कक्षा में जिनको केवल जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकृति के जो आपके सवाल होते हैं उनके माध्यम से अपने सवालों को अटेम्प्ट करना होगा, या पेपर में क्या लेके आना होगा, एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन लेकर के आना होगा। तो आज का जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये सभी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होने जा रहा है। देखिए, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन का कान पकड़ना है, बात को समझना, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन का आपको कान पकड़ना है तो आपको प्रॉपर बैकग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको इंडिया और ब्रिटेन के बीच में प्रॉपर एक कंपैरेटिव स्टडी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। बैकग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे, और जो बैकग्राउंड्स आप बनाएंगे उन्हीं की लाइट में, उन्हीं के आलोक में एक पॉजिटिव कंक्लूजन इस रूप में दे करके चलेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा अरेंजमेंट फाइनली लागू हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आपको निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के रूप में क्या है मेरे प्यारे साथियों निकाल के चलना पड़ेगा। तो यहां तक की चर्चा में तो आपको खैर कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब जो आप वो बैकग्राउंड बनाएंगे तो टॉपिक का नेम क्या हुआ, तो नेम ऑफ द टॉपिक हमने क्या लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपका क्या बन जाता है, मेन टॉपिक आपका बन जाता है। और जब आप इसमें बैकग्राउंड्स लेने की बात करोगे, मेरी बातों को समझना, जब आप इसमें क्या बनाने की बात करोगे, बैकग्राउंड्स बनाने की बात करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहली जो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बैकग्राउंड्स में, सबसे पहली जो कैलकुलेशन आप करके चलेंगे वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी किसकी, ब्रिटेन की। वो कैलकुलेशन आपको किसकी करनी पड़ेगी, ब्रिटेन की आपको कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। और जब ब्रिटेन की कैलकुलेशन मेरे प्यारे साथी करके चलेंगे तो ये कहना सीखेंगे कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आपको क्या दिखाई पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार, एक ही सरकार की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटेन में केवल आपको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ता है। अगर आपका मन है तो आप ऐसा व्यवहार भी कर पाएंगे कि ब्रिटेन में जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फेडरल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। ये व्यवस्था आपको ब्रिटेन में क्या है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में केवल एक ही सरकार पर आपको चर्चा करनी होती है। उस सरकार को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका यह है कि हिंदी में आप इसको केंद्र सरकार कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह के चले। डन। अगर आपको इसको और भी आसान बनाना है तो आप इसको और आसान इस रूप में बना सकते हैं कि भाई यहां पर ब्रिटेन में सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट प्रिवेल हो रहा है, लेकिन वहां पर जो संघात्मक सरकार है या सरकार का जो संघात्मक रूप होता है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब नई बात आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में मामला क्या है। ब्रिटेन में मामला यह है कि मान लीजिए आपने ये एक बिंदु लिया, आपने क्या लिया, एक बिंदु लिया, और इस बिंदु को आपने क्या कहा, इस बिंदु को आपने सीधा ये कह दिया कि बिंदु क्या बना है, मान लीजिए क्या बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाता है, यानी कि केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार बन जाता है। इस बिंदु का आपने क्या माना, ब्रिटेन की केंद्र सरकार माना। तो इस बिंदु के साथ आपको कुछ और भी कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। जैसे छोटे छोटे सर्कल्स आप इस रूप में बना लेंगे, जैसे छोटे छोटे जो आपके सर्कल्स हैं आप क्या करेंगे, आप इस रूप में थोड़ा बना के चलेंगे, है ना। तो ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आपने चारों तरफ बनाए हैं, इन सर्कल्स को पता क्या कहा जाता है वहाँ पे, इन सर्कल्स को वहाँ पे क्या कहा जाता है, प्रोविंसेस कहा जाता है, यानी कि प्रांत कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्रोविंसेस कहा जाता है, यानी कि प्रांत कहा जाता है। लेकिन मामला क्या बना हुआ? मामला ये बना हुआ है कि जो आपका केंद्र सरकार है और जो वहाँ के प्रांत हैं, अगर आप इन प्रांतों को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करने की बात करेंगे, अगर आप इन प्रांतों को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या साथियों कनेक्ट करने की बात करेंगे, तो अब आपको एक नई बात कहने का मौका मिलेगा। वो नई बात आप क्या कहेंगे कि केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। क्या नहीं है? डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार और जो प्रांत हैं, तो आप कहेंगे कि केंद्र सरकार और प्रांत जो आपको दिखाई पड़ते हैं, जो प्रोविंसेस आपको दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच में क्या है शक्ति का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि अब हमें एक नई बात कहने का मौका क्या मिल गया? नई बात कहने का मौका ये मिल गया कि वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं, इनके पास अपने कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। इनके पास अपने कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपको लेकर के नहीं चलनी है, आइडेंटिटी आपको लेकर के नहीं चलनी है। तो फिर अब नया कन्फ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट हो जाता है कि भाई अगर मान लीजिए हम ये पढ़ते हैं कि वहाँ की केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच में कोई भी प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, हमने ये भी समझ लिया है कि अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे जो प्रांत आपको दिखाई पड़ते हैं, प्रोविंसेस आपको दिखाई पड़ते हैं, उनकी अपने कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, अपने कोई व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान नहीं होती है। तो फिर इनको बनाया क्यों गया है? तो फिर इनका क्रिएशन क्यों है? तो इनको बनाया इस नाते गया है इनको वहाँ पर इस नाते बनाया गया है ताकि आपको क्या मिले? आपको फैसिलिटी मिले। आपको क्या मिल जाए? आपको फैसिलिटी मिले, यानी कि आपको क्या मिल जाए? आपको सुविधा मिल जाए। और सुविधा किसके रिगार्डिंग मिल जाए? तो आप या तो कहेंगे रिगार्डिंग टू रूल, शासन के संदर्भ में, या तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? रिगार्डिंग टू रूल, यानी कि शासन के संदर्भ में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के संदर्भ में। अब इसका मतलब ये होगा कि प्रांत वहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे, तो प्रांतों को बनाया इस नाते गया ताकि शासन के संचालन के संदर्भ में आपको जो कन्वीनियंसेस हैं, यानी कि जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, आप उनको अचीव कर पाएं, या प्रशासन के संदर्भ में जो आपकी फैसिलिटीज हैं आप उनको अचीव कर पाएं। ठीक है। अब एक नई बात और आप यहाँ पे जोड़ के चलो। नई बात जोड़ने का मतलब ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये प्रोविंसेस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन प्रोविंसेस पर अपने कंट्रोल को मेंटेन कैसे करता है? अपने कंट्रोल को मेंटेन कैसे करता है? तो अपने कंट्रोल को जो मेंटेन वो करके चलता है, तो हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की सहायता से। तो यही तो मैंने एक बार आपको पढ़ाया होगा कि भारत में जो राज्यपाल जैसा पद है, इस पद को आपने कहां से बोरो किया? इस पद को आपने कहां से उठाया, कहां से आपने ग्रहण किया? तो ब्रिटेन की जो आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। ब्रिटेन में जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि वहां पे जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, तो वहां से आपने उठाया है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रांतों को जो रेगुलेट करने का काम करेगा, प्रांतों पर जो अपना रेगुलेशन लाने का काम करेगा, तो एक पद उसने बनाया है राज्यपाल। और राज्यपालों जैसी व्यवस्था के माध्यम से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो एकात्मक सरकार है, वहाँ की जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ की जो केंद्र सरकार है, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रांतों पर क्या है? एक रेगुलेशन लेकर के आती है। अगली बात आपको ये भी यहाँ पे कह करके चलना पड़ेगा कि ये जो आपके प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस अपनी पावर को कहां से ग्रहण करते हैं? बात समझना, प्रोविंसेस अपनी पावर को कहां से ग्रहण करते हैं? तो ये जो प्रांत है ना, ये अपनी पावर को ग्रहण वहां के संविधान से नहीं करते हैं। अगर संविधान से ग्रहण करेंगे तो इनकी इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपको बना करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी जो पावर है, अपनी जो शक्तियां हैं, उनको संविधान से ग्रहण नहीं करते हैं। इस नाते हमको ये कहने का मौका मिल गया कि शक्तियों को कहां से बोरो करेंगे वहां के प्रांत? तो केंद्र सरकार की ओर से ही करेंगे। यानी कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से इनको क्या है? शक्तियां देने की बात करेगी, और अपने हिसाब से इनको शक्तियां देकर के शासन के संचालन के संदर्भ में सुविधाएं
प्राप्त करेगी या प्रशासन के संचालन के संदर्भ में क्या है सुविधाएं प्राप्त करेगी। ये मामला बड़ा गहरा रह जाता है कि वहाँ के जो प्रोविंसेस आपको दिखाई पड़ते हैं, तो जिस तरीके से प्रोविंसेस प्रांतों की कैलकुलेशन आप करके चलते हैं, तो साथियों वहाँ के जो प्रांत हैं अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त नहीं करते बल्कि केंद्र सरकार की ओर से करते हैं। ये मामला किसका है? ब्रिटेन की एकात्मक शासन व्यवस्था का है। ये मामला किसका है? ब्रिटेन की केंद्रीय सरकार की व्यवस्था का है। और हमने आपको समझा दिया है कि वहाँ प्रांत तो आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रांतों के रिगार्डिंग आपको कैलकुलेशन क्या करनी है वो हमने यहाँ पे आपको क्या है बता दी है। उम्मीद करते हैं कि इतने डिस्कशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो आप ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप अपनी समस्या को यहाँ पर क्या है रेज करेंगे, उठाएंगे मतलब, या स्टैब्लिश करेंगे। अब ब्रिटेन की बात तो हमने कर ली है, अब ब्रिटेन की बात हमने की, अब हम करेंगे किसकी बात? भारत की बात करेंगे। दैट मीन्स अब हमको थोड़ा इंडिया का यहाँ पे क्या है एक बैकग्राउंड लेकर के चलना पड़ेगा। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, भारत में संघात्मक व्यवस्था आपको क्या है दिखाई पड़ती है। भारत में क्या? भारत में संघात्मक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। तो मामला ऐसे मान के चलो कि मान लीजिए हमने कहा, एक डेट हमने आपको दी कि 15 अगस्त 1947। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया, यानी कि हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और हम स्वतंत्र किससे हुए? ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण से हम क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि जो आपका स्वतंत्रता वाला मामला है, इसमें एक कैलकुलेशन हम करके चलते हैं कि स्वतंत्रता में ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला जुड़ा हुआ है, यानी कि शक्ति के हस्तांतरण का मामला जुड़ा हुआ है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है ये कहाँ से कहाँ है? ये ब्रिटेन की ओर से आप कैलकुलेट करेंगे और ब्रिटेन की ओर से कहाँ जाएगा? आप लोग समझ पा रहे होंगे, इंडिया की ओर आएगा। ये जो शक्ति का हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। आपको यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन करके चलनी पड़ती है। डन। अब इंडिया में हम कैलकुलेशन क्या करेंगे? इंडिया में कैलकुलेशन हम ये करेंगे कि जो पावर का ट्रांसफर हुआ है, तो जो पावर का ट्रांसफर हुआ उसमें को भी आप क्या है एक पॉइंट मान के चलेंगे, यानी कि एक बिंदु मान के चलेंगे। और जो बिंदु आप यहाँ पे लेके चलेंगे, इस बिंदु को आप क्या कहने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सेंटर, यानी कि क्या बनेगा? ये बनेगा आपका केंद्र। यानी कि तमाम प्रकार की पावर का जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको एक केंद्र में दिखाना है। किसमें दिखाना है? केंद्र में दिखाना है। लेकिन केंद्र क्या करेगा? केंद्र ये मान के चलेगा कि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन मेरे अंदर हो गया है, जो पावर का कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मेरे अंदर हो गया है, अब इस पावर का यूज कहां पर होना है? इस पावर का यूज कहां पर होना है? तो कुछ आप रिमोट एरियाज बना लो, यानी कि दूर दराज वाले क्षेत्र आप बना लो। बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप क्या बना लोगे? छोटे छोटे आप सर्कल्स आप लोग यहाँ पे इस तरीके से क्या है बना करके चलोगे इस वे में। अब ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, इनको हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? इनको कहेंगे यूनिट्स लाइक स्टेट्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? राज्य रूपी इकाइयां कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? राज्य रूपी इकाइयां कहा जाता है। और जब आप इन राज्य रूपी इकाइयों को इस सेंटर के साथ क्या करेंगे? कनेक्ट करने की बात करेंगे। इन राज्य रूपी इकाइयों को इस सेंटर के साथ क्या है कनेक्ट करने की बात करेंगे, तो फिर आपको कुछ नई बात कहने का मौका मिलेगा। उन नई बात कहने का मौका ये मिलेगा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर का मामला है। हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर का मामला है। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर का मामला है। डन। और जो डिवीजन ऑफ पावर का मामला है उसी को आधार बना करके हम कहते हैं कि इंडिया में आपको क्या प्रिवेल्ड होता है, कि भारत में आपको क्या दिखाई पड़ता है? भारत में आपको फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। जनरली हम फिलहाल संघात्मक व्यवस्था को ही आधार बना के व्यवहार करेंगे फिलहाल अभी, कि भारत में क्या है संघात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उस पर कभी और बात कर लेंगे कि भारत में एकात्मक व्यवस्था के क्या ट्रेसेस हैं, क्योंकि भारतीय जो शासन व्यवस्था है या जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान संघात्मक भी है और थोड़ा क्या आपका एकात्मक भी है। तो उसमें डिग्री क्या लेके चल रही है उस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। फिलहाल ये कह के चलते हैं कि अगर
केंद्र और इन राज्य रूपी इकाइयों के बीच क्या है, डिवीजन ऑफ पावर दिखाई पड़ता है। और डिवीजन ऑफ पावर कहाँ से कहाँ है, तो मैं इस तरीके के एरो आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, यानी कि केंद्र से किसकी ओर है, और राज्य रूपी इकाइयों की ओर आपको मिल जाता है। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई पड़ता है। और डिवीजन ऑफ पावर्स को आधार बनाकर ही आप क्या कहेंगे, क्या कहने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्या है, जनरली फेडरल स्ट्रक्चर है। अब नई बात यहां पे आपको क्या जोड़ के चलनी है, नई बात आपको यहां पे जोड़ के चलनी है कि जो राज्य रूपी इकाइयां हैं, दैट मीन जो आपके क्या है, यूनिट्स लाइक स्टेट्स हैं, इनकी अपने क्या है, इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी मिलेगी। इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी। इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपको क्या है, यहाँ पे लेकर के चलनी पड़ेगी। यानी कि व्यक्तिगत और राजनीतिक पहचान क्या है, आपको यहाँ पर क्या लेकर के चलनी पड़ेगी। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारे यहाँ पर जो राज्य रूपी इकाइयाँ आपको दिखाई पड़ती हैं, ये अपनी शक्तियाँ जो हैं वो संविधान की ओर से ग्रहण कर रही हैं। यानी कि ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर्स दिखाया गया है, ये डिवीजन ऑफ पावर्स जो है, इसमें जो है ये साफ साफ कहा जाता है कि भारतीय संविधान की ओर से दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको कहने का मौका मिल गया कि मामला चाहे केंद्र का हो या मामला चाहे किसका हो, राज्य रूपी इकाइयों का हो, ये जो अपनी पावर्स को बोरो करने की बात करेंगी या अपनी पावर्स को जो ग्रहण करने की बात करेंगे एक तरीके से, तो ये कहाँ से करेंगे, दोनों संविधान से करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान का मामला प्रॉपर जुड़कर काम करता है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्य रूपी इकाइयाँ हैं, इनकी अपनी क्या होती है, इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, यानी कि व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान होती है। वो आप जानते ही हैं कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से करके दिखाया है। जैसे संघ सूची आपके सामने आती है, राज्य सूची आपके सामने आती है, समवर्ती सूची आपके सामने आती है। तो इनके संदर्भ में केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों का व्यवहार क्या है, ये हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये कभी क्या हम बाद में क्या डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब एक बात देखो कि मामला यहीं से अगली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मामला आपके समझ में आ रहा होगा कि हमारे यहां मामला ब्रिटेन से क्या है, डिफरेंट वे में जा रहा है। ब्रिटेन की कैलकुलेशन अलग है और भारत की कैलकुलेशन अलग है। तो भारत में जो राज्य रूपी इकाइयां हैं, उनकी अपने क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। हालांकि वो बात अलग है कि हम ये कहेंगे कि केंद्र जब राज्य रूपी इकाइयों को, है ना, केंद्र जब राज्य रूपी इकाइयों पर अपना रेगुलेशन लेकर के आता है, तो रेगुलेशन भारत में भी किसके माध्यम से आएगा, और राज्यपाल के माध्यम से आएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राज्यपाल को राज्यों के मामले में क्या कहा जाता है, केंद्र का एजेंट कहा जाता है, केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, तो वहां का मामला अलग हो गया। लेकिन भारत में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, तो यहां का मामला थोड़ा क्या हो गया, अलग हो जाता है। अब असल में मामला क्या है, मामला ये है, ये तो ठीक है कि भारत में अपनी क्या है, भारत में आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ये तो ठीक है कि इंडिया में आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। दैट मीन्स आपको क्या दिखाई पड़ती है, एक संघात्मक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन साथियों, इस संघात्मक व्यवस्था को पता प्रॉपर्ली क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉलीफेडरलिज्म। जो भारत में है इसको क्या कहा जाता है, पॉलीफेडरलिज्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीफेडरलिज्म कहा जाता है। पॉलीफेडरलिज्म का कहे जाने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा एक तरीके से कि यहाँ पे आपको लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो दिखाई पड़ती हैं, भारत में लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो आपको दिखाई पड़ती हैं। तो लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, सरकार की जो परतें आपको दिखाई पड़ती हैं वो जनरली 3 प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। सरकार की जो परतें आपको दिखाई पड़ती हैं वो जनरली क्या, 3 प्रकार की आपको दिखाई पड़ती हैं। यानी कि आप कुछ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास क्या आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। एक आपके पास क्या आ जाता है, केंद्र सरकार आपके पास आ जाता है। एक आपके पास क्या आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। एक आपके पास क्या आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। और एक आपके पास क्या आ जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके पास आ जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके पास आ जाता है। हालांकि मामला यहां का थोड़ा ये है, इसको भी थोड़ा हमको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। मामला थोड़ा ये है कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ना,
भारत की संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियों के विभाजन का मामला है, तो शक्तियों का विभाजन किसकी ओर से अगर हम जोड़ के चलेंगे, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान की ओर से। तो भारत के संविधान की ओर से शक्तियों के विभाजन का जो मामला प्रॉपर्ली जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, केवल इन दोनों के साथ जुड़ेगा। ये भी समझ के आपको चलना पड़ेगा। यानी कि हमारी संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन है संविधान की ओर से 7वीं अनुसूची के माध्यम से साफ साफ आपको बताया जाता है। और 7वीं अनुसूची आपको ये बताती है कि भारत में डिवीजन ऑफ पावर्स है, किसके रिगार्डिंग है, फेडरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। तो ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है संविधान की ओर से, ये केवल किसके बीच में आपको दिखाना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आपको दिखा के चलना है। यानी कि शक्ति का ये विभाजन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या है, अपने साथ जोड़ करके नहीं चलता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स को जो ग्रहण करती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी पावर को जो ग्रहण करती हैं, तो वो कहाँ से ग्रहण करने की बात करती हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ग्रहण करने की बात करते हैं। एक्चुअली बात यह है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से क्या है, ग्रहण करने की बात करते हैं। हाँ, ये जरूर आपको कहने का मौका मिल जाएगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो बॉडीज हैं ये अपनी पावर जो है ये ग्रहण करने की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पावर जो है वो किस लाइन पर देगा, वो देगा कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पर। वो किस लाइन पर दे करके चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पर दे करके चलेगा। वो भी क्या है, संविधान को कैलकुलेट करेगा। लेकिन ये मामला अलग है और ये मामला क्या है, अलग है। ये वाला मामला थोड़ा अलग है, ये वाला मामला अलग है। हमारी संघात्मक व्यवस्था में जो प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है वो इन दोनों के बीच में है, राइट। हमारी संघात्मक व्यवस्था शक्तियों के विभाजन के कॉन्टेक्स्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपने साथ लेकर के नहीं चलती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को राज्य सरकारों की दया दृष्टि पर छोड़ा गया है। और राज्य सरकार जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करने की बात करेंगे, अरेंजमेंट्स बनाने की बात करेंगे या कानून बनाने की बात करेंगे, तो आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि वो संविधान को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि संविधान किस प्रकार के डायरेक्शंस राज्य सरकार को देकर के चलती है, तो जिस प्रकार के डायरेक्शंस संविधान राज्य सरकार को देकर के चलेगा, उसी के बिहाफ पे जो राज्य सरकार हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी बॉडीज बनती हैं उनको क्या है, एम्पावर्ड करने की बात करते हैं। क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा जो सब्जेक्ट है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है किसका भाई, ये तो सब्जेक्ट किसका हो जाता है, स्टेट लिस्ट का हो जाता है। स्टेट लिस्ट का हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार का तो इससे कोई लेना देना बिल्कुल है ही नहीं। तो वही बात आपको समझनी है कि ये मामला डिवीजन ऑफ पावर का नहीं है, ये मामला थोड़ा अलग है ना। कि राज्य सरकारों को आपने कहा कि भी आप राज्य सरकारों को ये कहा गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी रेस्पेक्टिव बॉडीज होंगी उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनको आप किस तरीके से एम्पावर्ड करके चलोगे, तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। और रिगार्डिंग दिस संविधान आपको डायरेक्शन देने की बात करेगा। संविधान क्या है, आपको डायरेक्शन देने की बात करेगा। अब इस पूरे कंप्लीट डिस्कशन के साथ आप किस अरेंजमेंट को जोड़कर चलने की बात करेंगे, तो इस पूरे कंप्लीट डिस्कशन के साथ वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उसको थोड़ा रिलेट करके चलेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है थोड़ा उसको क्या है आप रिलेट करके चलेंगे। तो चलिए थोड़ा जुड़ाव करके चलते हैं कि क्या कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि देखो कंक्लूजन निकालना तो बड़ा जरूरी है और जो कैलकुलेशन जो बैकग्राउंड्स मैंने बनाए हैं इनके बिहाफ पर क्या है, अब आपसे बातचीत होने भी वाली है। अब आपसे क्या है, बातचीत होने भी वाली है। तो मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि भारत में जो कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला, आपको सरकार की 3 प्रकार की परतें दिखाई पड़ती हैं। एक को आपने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा। एक को आपने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा। एक को आपने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट कहा, स्टेट गवर्नमेंट कहा। और एक को आपने क्या कहा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने कहा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने कहा।
ठीक है। अब देखो, जब आप इनको किसके साथ जोड़ने की बात करोगे, जब आप इनको इलेक्शन के साथ जोड़ने की बात करोगे, जब आप इनको क्या इलेक्शन के साथ जोड़ने की बात करोगे, इलेक्शन के साथ जोड़ने की बात करोगे, अब मेरी बातें वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करके चलना। तो इलेक्शन का मुद्दा जब आप इनके साथ जोड़ने की बात करोगे तो देखो, यहाँ जो आपका वोट होगा, यहाँ जो आपका वोट होगा, यहाँ जो आपका वोट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो रीजनैलिटी के अकॉर्डिंग होगा, वो रीजनैलिटी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि क्षेत्रीयता क्या कहती है, आपको ये कहने का मौका मिल गया क्षेत्रीयता क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, वोट होगा। भाई केंद्र सरकार के अपने क्या कंसर्न्स हैं, केंद्र सरकार के जो एजेंडे हैं वो क्या हैं, है ना, उससे लोगों को उतना मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो मतदान वाला मुद्दा आपका जुड़ के काम करेगा, तो मतदान में आपको दिखाना पड़ेगा कि लोग जो मतदान करते हैं वो रीजनैलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न क्या रहेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न ये रहेगा, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया था। मेजर कंसर्न क्या रहेगा, मेजर कंसर्न आपका ये रहेगा कि जो आपका रीजनैलिटी है, जो आपका रीजनैलिटी है वो क्या रहे, वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, या वो अपने आप को क्या है, मेंटेन करके रखे। तो ये तो कंसर्न होगा किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। हालांकि हम ये अवश्य कहेंगे कि अभी थोड़ा जो आपका बिल है उसको प्रॉपरली आप अपने सामने थोड़ा आने दीजिए, उसमें किस प्रकार की डायरेक्शंस आती हैं, क्या उसमें ऐसी कोई डायरेक्शन है कि उसका प्रभाव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आज ही आपको बता दिया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न क्या है, यही है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में हमने हमेशा कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में असल में जो प्रमोशन मिलना चाहिए, मैं तो यही कहता आया हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में जो प्रमोशन एक्चुअल में जो मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, वो स्टेट ओरिएंटेड पार्टीज़ को मिलना चाहिए, स्टेट ओरिएंटेड पार्टीज़ को मिलना चाहिए, स्टेट ओरिएंटेड पार्टीज़ को क्या है, मिलना चाहिए। क्योंकि जो आपके राज्य आधारित और राजनीतिक दल होंगे उनको राज्य की समस्याओं का अच्छा आभास होता है, वो अपने राज्यों को बड़े प्यार से क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, वो जान पाते हैं कि हमारे राज्य के पास किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हमें भी लगभग आप लोगों के बीच में रहते हुए 15 साल तो हो ही गए हैं रफली, तो 15 सालों से हम लगातार अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं, हम लगातार आपके बीच में बने हुए हैं। लेकिन पहाड़ की जो वास्तविक चुनौतियां हैं वो तो साथियों आप ही जान सकते हो ना, उनका एक वास्तविक आभास मैं तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि आप उसमें वहाँ पे आपका जन्म हुआ, वहाँ अपने सारी इफेक्टिव कैलकुलेशन की, पहाड़ कैसे व्यवहार करता है, वहाँ की क्लाइमेट कैसे व्यवहार करती है, तो ये सारी चीज़ें जितना अच्छी तरीके से आप जान पाओगे उतना अच्छी तरीके से हम नहीं जान पाएंगे। तो मेरा हमेशा से एडवाइज रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट ओरिएंटेड जो आपकी पार्टीज हैं उनको क्या प्रमोशन मिल जाए, तो अगर उनको प्रमोशन मिलेगा तो असल में जो राज्य की वास्तविक समस्याएं हैं उनका वास्तविक हल निकाला जा सकता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला तो क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला हो गया, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसके लिए बनती है, टू द होल इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो तो संपूर्ण भारत के लिए कार्य करती है। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो संपूर्ण भारत के संदर्भ में बनेगी। तो अगर आप वन इलेक्शन वन नेशन वाली पॉलिसी को जोड़ने की बात करोगे, वन इलेक्शन वन नेशन वन नेशन वाली पॉलिसी को जोड़ने की बात करोगे, तो मैं आपको यह कहने की या समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका एक प्रभाव भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संघात्मक व्यवस्था में हमने राज्य रूपी इकाइयों तथा केंद्र सरकार के मध्य डिवीजन ऑफ पावर्स को कैलकुलेट किया है, और उसी के बिहाफ पे हमने ये भी समझा है कि हमारे यहाँ पर राज्य रूपी इकाइयों की अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, आइडेंटिटी है, उस पर प्रभाव आ जाएगा। और प्रभाव संभवतः इस रूप में भी आ सकता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था का कंप्लीट तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इतनी सकारात्मक अपेक्षा तो हम सरकार से करके चलेंगे कि सरकार जब इस बिल का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने रखेगी तो संघात्मक व्यवस्था
कि जो एक नेसेसिटी है संघात्मक व्यवस्था की जो मांगे होंगी वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी से, तो हमारी सरकार क्या है उसके साथ न्याय तो करके चलेगी, ये करके चलेगी। ये हमारी क्या है बड़ी ही संवैधानिक और एक नैतिक अपेक्षा है अपनी ही सरकार से। लेकिन आप जरा ऑब्जर्व करने की बात करो, क्योंकि जो वोटिंग सिस्टम मैंने जोड़ के दिखाया या इलेक्शन का मेथड मैंने आपको जोड़ के दिखाया, तो केंद्र सरकार का तो मामला तो पूरे भारत के संदर्भ में है, तो केंद्र सरकार पे तो अपना कोई नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला नहीं है। नेगेटिव इंपैक्ट कहां पे आएगा? अगर इनको शामिल किया जाता तो यहां भी आ जाएगा, इन पर तो आएगा ही आएगा। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा तो मेथड है, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था पर एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आ सकती है। अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने क्या है, हमने राज्य आधारित समस्याओं को प्रमोशन देते हुए पार्टीज को प्रमोशन दिलवाने की बात की या वोटिंग अरेंजमेंट को प्रमोशन दिलवाने की बात की। हम तो यही मान के चलते हैं कि राज्य में अगर विधानसभा का गठन है तो वहां आपको राज्य आधारित समस्याओं को व्यवहार बनाते हुए आपको वोटिंग के थ्रू वहां पे जाने की आवश्यकता रहती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जिन बॉडीज का फॉर्मेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन मेथड, तो वहां भी जो वोटिंग होता है वो रीजनलिटी के बेस पर होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी के माध्यम से इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, इस पर तो कैलकुलेशन आ ही रही है, अगर इसको भी कैलकुलेट किया जाता है तो इनकी जो अपनी जो रीजनलिटीज हैं वो थोड़ी क्या हो जाएंगी, नेगेटिवली क्या हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी। इतना तो श्योर है कि संघात्मक व्यवस्था का कंप्लीट कन्वर्जन यूनिटरी सिस्टम में तो नहीं होगा, लेकिन संघात्मक व्यवस्था का पार्शियल कन्वर्जन आंशिक परिवर्तन एकात्मक व्यवस्था में अवश्य हो जाएगा। कोई बड़ा नुकसान ना सही, लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को हल्का नुकसान तो हो जाएगा। ऐसे में हमारी सरकार जो है अब उसकी एक मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि संघात्मक व्यवस्था का जो मूल भाव है, संघात्मक व्यवस्था का जो मूल संदेश है, संघात्मक व्यवस्था की जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो मेथड है उसको कॉम्प्रोमाइज करके ना चले। बेनिफिट आपका यह हो रहा है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी के बिहाफ पे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो इलेक्शन में होने वाले जो बार बार के आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बार बार के आपके खर्चे हैं, उन खर्चों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी का एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। एक बात ये आपको कह करके चलना पड़ेगा। तो आर्थिक नुकसान से सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकार को ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता भी है कि संघात्मक व्यवस्था की जो मूल भावना है, संघात्मक व्यवस्था की जो आत्मा है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी संघात्मक व्यवस्था की मूल भावना को, उसकी आत्मा को नकारात्मक ना बना दे। अनावश्यक आर्थिक खर्चों से जो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, इसमें हम सरकार से एक वेरी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ये करके चलेंगे कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कल्याण के कार्यों में करेगी। आपके लिए क्या बनेगी, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज बनेगी, उनके बिहाफ पे आपके जीवन को कुछ नए तरीके से क्या है, आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो एक पॉलिसी है, जो मेथड आपके सामने आता है, सरकार इसमें किस किस प्रकार के प्रोविजंस को कैलकुलेट करके चलती है ना। तो वो तो खैर बाद में ही आपके सामने आएगा, लेकिन आज के समय के जो कंसर्न्स उठते हैं उन पर हमने आज इस कक्षा के माध्यम से क्या है, चर्चा करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के माध्यम से बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। आप आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे, चाहे मामला एग्जामिनेशन का हो, चाहे मामला वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी का हो। तो जो आपके प्रोन्स और कॉन्स होते हैं, मैंने दोनों आपको दिखाने की बात की है, और मैंने सरकार से बहुत ही सकारात्मक अपेक्षा की है, और मैं तो यही मान के चलता हूं कि सरकार बिल्कुल ऐसे प्रयास लेकर के आएगी कि संघात्मक व्यवस्था की जो मूल भावना है, उसकी जो मूल आत्मा है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। लगातार अपनी तैयारी में बने रहो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो,
डे टू डे अपने आप को रिवाइज कराते रहो, अपने नोट्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, कुछ इस तरीके से कि एग्जामिनेशन के टाइम में जब बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास रहता है तो वहाँ आप अपने आप को ईजिली क्या करा पाएँ, रिवाइज करा पाएँ। बस इसी प्रकार की शब्दावलियों के साथ, सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की क्लास को थोड़ा विराम देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस कक्षा के माध्यम से आप अपने आप को गहराई में जाकर के जागरूक कर पाएंगे। नमस्कार।